तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मेंस डे के अंदर आपके लिए जो सवाल लेके आए हैं वो हरियाणा जीके के ऊपर हैं। जैसे कि अभी फिलहाल कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये काफ़ी बार जिक्र किया गया है, आपके करंट अफेयर में भी ये रहा है कि जो हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 2022 में भी सबसे ज़्यादा था। अब इस बार जो 2023 है उसमें भी वो 2022 के कंपैरेटिवली बढ़कर लगभग 37% के आसपास हो गया है। तो आज के जो लेक्चर है हम उसमें बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बाहर के जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उन रीजंस के बारे में हम बात करेंगे आज के सवाल में, जो हमारा मेंस डे है। डिस्कस द रीजंस ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दी हरियाणा। आपको मेंस के अंदर डायरेक्टली, अब क्योंकि ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हरियाणा सबसे ऊपर चल रहा है पूरे देश की। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ रहेगी और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन भी बनता होगा कि क्या रीजंस होंगे जिनकी वजह से हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा भी सबसे ऊपर है। खैर, जब हम आंसर की शुरुआत करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, हम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो देंगे हरियाणा स्टेट का, कि किस तरह से जो स्टेट है वो आपका एग्रीकल्चर के अंदर या फिर दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद हम आगे जो अपनी मेन बॉडीज हैं उसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा द स्टेट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट क्यों आया इसके अंदर, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अब एक इंडिया का अगर पूरा एग्जाम्पल लेके चले तो पूरे इंडिया में जो हमारे सेक्टर्स है, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसके बाद टर्शियरी हो गया, इस तरह से आपके सेक्टर्स हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो पर्सन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इंडिया के अंदर। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया की वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, कृषि से संबंधित जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो आपको देखने को मिलती है, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो कंपनीज में आपके सामान बनता है, जैसे कि आप गेहूं है, गेहूं की पैदावार जो हो रही है वो प्राइमरी सेक्टर है। उस गेहूं की पैदावार के बाद उसको जो पीसा जा रहा है और उससे आटा बनाया जा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और उस आटे के बाद उससे कुछ और तरह की जो गुड्स हैं या चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे कि पिज्जा की प्रोडक्शन हो रही है या फिर कुछ और बनाया जा रहा है, तो वो आपका टर्शियरी सेक्टर में इस तरह से आ जाएगा। तो ये इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भारत के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। अब उसी तरह से हरियाणा की पॉपुलेशन भी ऐसी है। हरियाणा की मैक्सिमम पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब जब वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 के बाद, तो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के मामले में अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर उतना ज्यादा क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो नहीं देखने को मिलती थी। उतना ज्यादा हमारा जो देश था वो सेल्फ सस्टेन नहीं था एग्रीकल्चर क्रॉप्स के मामले में। तो उस टाइम पे जो आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन है, इस तरह के कई रेवोल्यूशन स्टार्ट किए गए थे। उन्हीं में से जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये आपका था इनके ऊपर, जो क्रॉप्स थे उनके ऊपर। इसके अंदर जब मैं स्टेट्स के नाम लिए जाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो उसमें 2-3 स्टेट्स आपके ऐसे आते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया। ये स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। तो देखिए, कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इज अ गुड ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न कल्चर। और काफी अच्छा जो ब्लेंड देखने को मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर, जो
ट्रेडिशनल है और मॉडर्न कल्चर है उसके बीच में। अभी की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है हरियाणा के अंदर, लगभग 37.4% जो है हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि हाईएस्ट है भारत के अंदर। देश के अंदर सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग एंड कंसिडरेबल टॉक इन द एकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। क्योंकि देश में अब आप देखेंगे जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं उनमें सरकारों का मेन मुद्दा क्या है कि हम बेरोजगारी की दर को घटाएंगे। तो ये पॉलिसी मेकिंग में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब आगे देखें, एवरी नेशन वांट्स टू अचीव हेल्दी एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इट्स पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी दर होती है वो किसी भी सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, सिंपल सी चीज समझिए, अगर लोग जो होंगे अनएम्प्लॉयड होंगे, मतलब कि काम नहीं कर रहे होंगे, तो मतलब उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो एक देश के अंदर एक साल के अंदर कितनी सारी जो चीजें हैं उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन हो रही है वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। एक कंपनी लगी है, उस कंपनी के अंदर क्या है, सामान जो है वो बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी तरह का सामान हो, चाहे वो गेहूं हो, आटा हो या फिर ब्रेड हो, मशीन्स हो, कुछ भी हो, वो बनाई जा रही हैं। अब वो जो मशीन बनेगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ है, जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उसकी प्रोडक्शन में, उनको सैलरी जाएगी। अब वो सैलरी क्या करेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी में ही वो पैसा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उन्हें सामान खरीदना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो ये एक सर्कल बनेगा। दूसरी चीज क्या होगी, जो प्रोडक्शन हुई है उसको हम बाहर के देशों में भी भेज सकते हैं, मशीन्स वगैरह, तो बाहर से हमें डॉलर्स आएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है वो हमारे देश की जीडीपी में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होगा वो देश की जीडीपी में कोई उसका कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है या कम है देश का, इस चीज का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है देश की जीडीपी पर। अब देखिए, बात करें कि कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस लेके आते हैं। जैसे कि अब एक लेटेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक साल पहले की बात करें, तो श्रीलंका के अंदर आपने देखा होगा, श्रीलंका के अंदर क्या था, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, लोग बेरोजगार थे और उसकी वजह से वहां की सत्ता ही पलट गई। ये जो इकोनॉमी एंड पॉलिटी है ना, ये आपस में रिलेट करते हैं। किस तरह से? आप यूं समझिए कि अगर एक देश ऐसा है जहां पर वहां का पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, तो वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, वहां की इकोनॉमी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और वाइस वर्सा होता है उसी तरह से। मतलब कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमी स्टेबल रह ही नहीं पाएगी, और इकोनॉमी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। इसके बहुत ही क्लियर एग्जांपल जो है वो हमारे पड़ोसी देश हैं। जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल लेके देखें, एक साल पहले की बात करूं, कुछ महीने पहले की बात करूं, तो श्रीलंका के अंदर जो आपके वहां का पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टेबल नहीं रह पाया, और वो स्टेबल नहीं रह पाया इस वजह से वहां की जो इकोनॉमी थी उसका इफेक्ट था उसके ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, इन्फ्लेशन, महंगाई दर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, चीजों के जो रेट है काफी आसमान छू रहे थे। अब इस चीज को लेके वहां के जो लोग थे उन्होंने सरकार को घेरा, श्रीलंका की सरकार को। अब जो श्रीलंका की जो सरकार थी वो उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को या फिर महंगाई की दर को कम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के लोगों ने सत्ता का तख्ता पलट ही कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट जो थे उनको भागना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था थी देश की, अच्छी नहीं थी, उस वजह से वहां का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो गया। अब पॉलिटिक्स का अगर एग्जांपल लेके चलें, जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वहां की इकोनॉमी ठीक चल ही रही थी, ऐसा कोई खास बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वहां का पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इमरान खान जी वहां के प्रधानमंत्री थे, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वहां के प्रधानमंत्री बने, तो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। सरकार बदल रही है, 4 साल पूरे हुए उनके, सरकार बदल गई। अब सरकार बदल गई, लोगों का विश्वास उठ गया सरकार पर से कि ये तो सरकार ही स्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से बाद में वहां पर महंगाई दर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ गया।
तो मेरे ख्याल से आप चीज समझ गए होंगे कि ये पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों आपस में रिलेट करते हैं। आप यूं कह सकते हैं दोनों बहनें हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, और या फिर दूसरी तरफ से देखना चाहें तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग है। तो ये दोनों आपस में चलते हैं। जो बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उस देश की जो पॉलिसीज हैं उनके फ्रेमवर्क का काम करता है। देश के अंदर किस तरह की पॉलिसी बनेगी ये डिसाइड किया जाता है कि वहां के लोग जो बेरोजगार है या रोजगार है। अगर आपके पास रोजगार ही नहीं है तो क्या आपको एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए होगा? नहीं, पहले आपको पैसा चाहिए होगा। आपके पास पैसा आएगा, फिर आपको सर्विस सेक्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़िया चाहिए होगा, रोड बढ़िया चाहिए होगा, हेल्थ सिस्टम बढ़िया चाहिए होगा, एजुकेशन चाहिए होगी। बट जब आपके पास रोजगार ही नहीं है, जब पैसे ही नहीं है आपके पास, तो एजुकेशन सिस्टम का आप क्या करोगे? तो पॉलिसी मेकिंग में क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है। हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल रिमेन एट अलार्मिंग रेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब देखिए भारत के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा है डेफिनेटली, बट अगर बात की जाए हमारे आसपास के जो दूसरे देश हैं उनके कंपैरिजन में उनसे कम हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि हम अभी विकासशील हैं, अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। द वेरियस reasons play their important role in creating the higher unemployment rate. With the uncontrolled unemployment rate, many socio-economic problems surface in the society and create a level of the uneasiness in the society. तो ये जो बेरोजगारी दर है इसकी वजह से कई तरह की जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर कोई आदमी अमीर है, उसकी इज्जत ज्यादा है समाज के अंदर, और अमीर कैसे होगा? वो काम कर रहा होगा, उसने कमाया होगा, तो उसकी इज्जत ज्यादा है। अब जो कम रहा है उसकी इज्जत भी नहीं है, तो ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर। इसमें यह होता है, हमारी जो सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सर्विस सेक्टर है, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है, आप इस तरह प्राइमरी सेक्टर मान लीजिए, प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है उसमें सबसे ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर। मैक्सिमम पॉपुलेशन 60 to 70% जो आपकी पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जो बाकी सेक्टर हमारा रह जाता है सर्विस सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मतलब कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि पर्सन, लोग उसमें कम काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। यहां पर आदमी बहुत ज्यादा है काम करने वाले प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रीजंस की। हमने ये तो देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या होता है, किस तरह से ये देश की या एक राज्य की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। अब देख लेते हैं रीजन क्या है जो हरियाणा के अंदर बनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये, जैसे हमने स्टार्टिंग में अपने लेक्चर की शुरुआत करते हुए बात की थी कि हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्टर बनता है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि अब जब आपका सीजन आ रहा है, जिस टाइम पे गेहूं पक रही है या फिर मक्का पक रही है, चावल लग रहे हैं, ये सब धान लग रहे हैं, तो ये इस केस में क्या होता है ना, ज्यादा पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं फील्ड पे काम करने के लिए। अब वो फसल आपकी जब आपने बोई, ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे जरूरत थी ज्यादा लोगों की, तो वो सारे काम कर रहे थे। अब जब वो पकी तो आपने काट दी, उस टाइम पे भी लोगों की जरूरत थी। उसके बाद जो बीच का सीजन रह गया, बीच का जो टाइम पीरियड रह गया, जिस टाइम पे ना तो फसल को बोना है ना ही काटना है, क्योंकि उसके हम पकने का वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो पर्सन पहले काम कर रहे थे, जो आदमी काम कर रहे थे उस एग्रीकल्चर फील्ड पे, वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो उसी को बोलते हैं आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब आपकी एक कोई क्रॉप थी, एक कोई फसल थी, आपने उसको लगाया तो काफी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे काम कर रहे थे, तो वो तो एम्प्लॉयड हो गए, उस टाइम के लिए वो एम्प्लॉयड हो गए, नो डाउट। लेकिन जब वो आपने लगा दिया, बो दिया उसको, तो उसके पकने का टाइम पीरियड जो था 1 महीने का 2 महीने का, वो हो गया। और उसके बाद जब आपने हार्वेस्ट कर दिया, मतलब उसको काट भी दिया पकने के बाद, तो उसके बाद भी 2-3 महीने का जो टाइम लग जाता है, तो वो टाइम पीरियड में जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं वो आपके अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मौसमी बेरोजगारी भी कहती है, कि एक मौसम में तो आपके पास रोजगार है लेकिन दूसरे में आपके पास नहीं है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक आता है आपका वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसमें बंदा खुद काम नहीं करता है, मतलब अपनी इच्छा के, मतलब उसे अगर काम मिल रहा है तो उसे करना चाहिए, बट वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। अनविलिंग है, जो आपको पैसा दिया जा रहा है उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा क्या है, उनके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इनकम कहां से हो रहा है? फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी और एनी अदर सोर्स। या तो उन्होंने घर बार जो है पहले बना रखे हैं, जमीन बेच के घर बना दिए, उस रेंट पे चढ़ा रखे हैं। अब काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, वहां से रेंट आई जा रहा है। तो वो जो अनएम्प्लॉयड होगा पर्सन, क्योंकि वो काम कुछ नहीं कर रहा, वो आपका कहलाएगा वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी। खुद की इच्छा से वो बेरोजगार है। तो इस वजह से भी बेरोजगारी देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, डिफेक्टिव एजुकेशन। जो एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। मतलब क्या है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आप स्कूलिंग जा रहे हो, स्कूल तो चलो बेसिक आपकी एजुकेशन होगी, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कर रहे हो। लेकिन क्या वो जो आपने ग्रेजुएशन वो मास्टर्स की है वो रिक्वायर्ड है? उसमें जो आपने स्किल्स सीखे हैं क्या वो आपके काम आ रहे हैं आपको जॉब लेने के लिए? तो कहने का मतलब है कि नहीं आ रहे हैं। ग्रेजुएशन करके बंदा बेरोजगार है, मास्टर्स करके बंदा बेरोजगार है, इवन पीएचडी करके बंदा बेरोजगार है। तो वो जो आपकी जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपको इसके अंदर मिल नहीं रहे हैं। तो ये जो आपका सिस्टम होगा ये डिफेक्टिव हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड नहीं है, आपको जॉब नहीं दिलवा सकता। सिर्फ आपको मिलेगा क्या? डिग्री। ग्रेजुएशन की मिल गई, मास्टर्स की मिल गई, उसके बाद पीएचडी में आपके नाम क्या, डॉक्टर लग गया। डिग्रीज मिल रही है बट आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका फायदा क्या होगा? तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका शिक्षा का है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एड्रेस करने की जरूरत है। ये हम कंक्लूजन में भी ऐड करेंगे सारी चीजें। तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, लैक ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इशू कैसे बन रहा है? देखिए, इसकी कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गांव में हर जगह गांव में स्कूल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई कई किलोमीटर के बाद एक स्कूल देखने को मिलता है, और वो भी प्राइमरी स्कूल होगा, मतलब 5वीं तक होगा या फिर 8 तक होगा, लेकिन उससे आगे का वहां शिक्षा नहीं है। तो लड़कों का केस तो चलो मान लेते हैं कि लड़के जो है वो ट्रैवल करके दूर चले जाते हैं। और हरियाणा में तो खासकर जो गर्ल्स हैं, अभी काफी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली है हरियाणा के अंदर। जब हमने पढ़ाया भी तो आपको लिटरेसी रेट के बारे में भी हमने बात की थी, सेक्स रेशो की भी बात करी, उन सब जगह में तो हरियाणा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है प्रीवियस सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए। लेकिन देखिए, अभी भी हमें यूं तो नहीं कह सकते कि हमने टारगेट अचीव कर लिया है। अभी भी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो आपकी सिटीज में रहती हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, या फिर शहरों में रह रही हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके गांव में रहती है, विलेजेस के अंदर रहते हैं, उनको अगर स्कूल गांव के अंदर है तो वहां तक जाने की आजादी है, वो पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर दूर जो स्कूल है काफी दूर है तो वहां पर वो नहीं जा सकती, क्योंकि काफी डिस्टेंस पे है। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जरूरत है, जो बसेस की रिक्वायरमेंट है, या फिर सरकार को जो करना चाहिए, वो सब चीजें अवेलेबल नहीं है। कम्युनिकेशन के मीन्स जो है, कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच कम्यूट का जो काम करते हैं, बसेज हो गए, रिक्शाज हो गए, ये सब अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से क्या है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी? अगर पढ़ नहीं पाओगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे, तो जॉब कैसे मिलेगी? और जॉब नहीं मिलेगी तो आप क्या होगे? अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? ये तो बेसिक से शुरुआत हुई ना, कि आप पढ़ नहीं पाए थे इस वजह से। और पढ़ क्यों नहीं पाए? उसका एक रीजन क्या है? लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन। तो इस वजह से क्या है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है विलेजर्स को, जिसकी वजह से जो क्या है वो पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर उसकी वजह से बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका रीजन बनता है राइज इन द क्राइम रेट अमंग द यूथ। अब एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है समाज के अंदर कि जो यूथ है उनके जो आइडल्स हैं वो लोग नहीं हैं जिन्होंने एक्चुअली में समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, सोसाइटी के लिए। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, या फिर मैं यूथ कहूँ, उनके जो आइडल्स है वो आपके या तो बॉलीवुड स्टार्स, या तो आपके जो दूसरे लोग हैं, वो सब आपके आइडल्स देखने को मिलेंगे। एक चीज बेसिकली सोचने वाली बात है कि जो आपके, अगर मैं बात करूं कि आपके बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो भी एक्चुअली में जॉब ही कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। सो उनको आइडल्स बनाना
अलग चीज है। अगर किसी ने एक्सेप्शनली कुछ बहुत बढ़िया किया हो तो वो आपका डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्रिकेटर्स, वो भी देश के लिए खेल रहे हैं, अच्छी बात है। बट आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी ने एक्सेप्शनली कोई अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको जो बॉलीवुड स्टार्स है वो नहीं होने चाहिए या फिर क्रिकेटर्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने एक्सेप्शनली कुछ अच्छा किया है जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा मोटिवेशन का एक सोर्स बन सकता है, तो वो डेफिनेटली होगा आपका। लेकिन बाकी जो आपके जो आइडल्स बनते हैं वो आपके यूथ्स के आजकल जो है वो हर कोई है, मतलब कोई रैशनैलिटी नहीं है उसके पीछे कि आइडल्स कौन होना चाहिए। खैर वो एक अलग पर्सनल चॉइस है, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो क्राइम रेट है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो आइडल्स है, जो आपके जिसकी तरफ आप देखते हो कि हमें इनके जैसा बनना है, वो गलत है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंसान होता है वो गलत रास्तों पर चल पड़ता है। और साथ के साथ क्या है, जैसे कि हमने पिछले में भी बात किया था कि एजुकेशन भी नहीं है, उसकी वजह से क्या हो, जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप गलत रास्तों पे चल सकते हो, जिसकी वजह से क्राइम रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब क्राइम रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं होगा। जिस जगह में, जिस स्टेट में, जिस सिटी में क्राइम रेट कम होता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। तो अगर क्राइम रेट ज्यादा है किसी जगह पर, ये क्या होगा, जो यूथ्स हैं उनको अनेबल बना देता है जॉब्स के लिए। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। और उसकी वजह से क्या है, जो ड्रग्स है, क्राइम्स है, इन सब चीजें जो सोसाइटी में है वो बढ़ जाती हैं और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो ज्यादा देखने को मिलता है। ये लास्ट आपका फैक्टर रीजन है, बट काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, मतलब लैंड जो है, जमीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। देखिए होता क्या है, इन हरियाणा ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑन द लैंड अ लार्ज पॉपुलेशन रिजल्ट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। इट क्रिएट अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एज लैंड इज फ्रेगमेंटेड एंड एग्रीकल्चर वर्क इज बीइंग हिंडर्ड। पीपल हु डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर रिमेन अनएम्प्लॉयड। कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जमीन एग्रीकल्चर के लिए सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सबको अवेलेबल करवाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक परिवार है, उसमें एक पिता है, उनके 6-7 बच्चे हैं, तो क्या होगा, अब सभी को जमीन बांटनी पड़ेगी। तो वो जो जमीन थी, चाहे वो कितनी भी थी, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो चलो हो गया। उसके बाद वो जो 7 बच्चे हैं उनके अगेन आगे जो जनरेशन बढ़ेगी उनके भी बच्चे होंगे, तो वो जो एक पर्सन को हिस्सा आया था उसको अगेन फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो जितने बच्चे होंगे। तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है लैंड की। और ये जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जमीन कम हो जाती है, तो वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, उसके ऊपर जो वर्क करने वाले लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती ज्यादा, क्योंकि छोटी सी जमीन पे कितने ही लोग काम कर लेंगे। तो उसकी वजह से भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर को प्रभावित करते हैं। मेरे ख्याल से आप चीजें समझ पाए होंगे। सो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा जो HPSC का TO और ATU का जो एग्जाम है, उसके लिए हमारे कोर्सेज हमारी साइट पे अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको 2 कोर्सेज मिल जाएंगे। एक कोर्स आपका 2999 का है, जिसके अंदर हमारे जो भी लेक्चर्स हैं, जैसे हमने मेंस डे आपको पढ़ाया, इसी तरह से हमारे कोर्स के अंदर लेक्चर्स चलते हैं जो आपको टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। बिल्कुल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन आपका ऑडिट वाला जो है बाइलिंगुअली बोथ लैंग्वेजेस के अंदर, और पेपर 1 भी हो गया हिंदी इंग्लिश वाला, वो सारा कुछ आपको इन कोर्सेज के अंदर मिल जाएगा। बट अगर आप ये 2999 वाला कोर्स बाय करेंगे तो इसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे साथ में हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आप इसके अलावा हमारे जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस ऐप पे आपको हमारे जितने भी कोर्सेज है, स्टडी मटेरियल, उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहें तो हमारा 7999 वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में खास क्या होगा जो 2999 वाले में नहीं है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज आपको काम करेगी किसका, आपके एग्जाम से पहले आपको लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस रेडी करवाएगी, जो कि आपने ऑलरेडी मेंस में लिखे होने से पहले, जब आप मेंस दोगे उससे पहले आप लिख चुके होंगे। 500 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी मेंस से पहले लिख चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी विद आंसर्स, और हमारे थ्रू आपकी कॉपी चेकिंग भी हो चुकी होगी। सो आपके अंदर काफी अच्छा, मतलब आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 7999 के अंदर, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2999 में आपको लेक्चर्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपकी इच्छा है आप ज्वाइन कर सकते हैं 2999 वाला कोर्स भी और 7999 वाला भी। हम क्या करते हैं, हमारी कॉपी चेकिंग जो होती है कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर आप देखिए मोहित राठी जी हैं, उनकी कॉपी है, ये ऑलरेडी ATO हैं,
जो हमारे थ्रू इन्होंने प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट किया था। और इस तरह की कॉपी हमारी होगी, आप उसे उस पर आंसर लिख के हमारे पास सबमिट करवाएंगे तो हमारे द्वारा वो चेक की जाएगी, उसमें रिमार्क्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ इस तरह से आपकी आंसर शीट रहेगी जो हम आपको देंगे अगर आप कोर्स बाय करते हैं। आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प होगा। आप हमारे जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका HPSC TO 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें हम सारे अपडेट्स डालते हैं हमारे कोर्सेज की, एग्जाम से रिलेटेड, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम की डेट है, किस तरह से कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।